तो एक तो मुझे पॉइंट बताना था कि भाई पॉइंट नंबर 4 है मेरे पास। पॉइंट नंबर 4 इज टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। अगर मुझे किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा वो देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी मींस वी नो दैट कि अगर अपने पास कोई शेल है तो इन दिस शेल, है ना, किसी भी पॉइंट से इलेक्ट्रॉन कितने बार पास करेगा, हाउ मेनी टाइम्स कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इसमें मूव कर रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से कितने बार पास करेगा इन 1 सेकेंड, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। So this is a shell what we have. So number of times a electron pass, है ना, number of times electron pass through the point in 1 second, a point in 1 second, इसको अपन कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे फ्रीक्वेंसी अपन बस के लिए भी बोल सकते हैं, भाई बस स्टॉप पे खड़े हुए और अपन को पता है कि अगर लोकल सर्विस जो होता है बस का, तो अपन किसी से पूछते हैं भाई बस की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो बोलता है कि भाई 5 मिनट्स। इट मीन्स दैट एवरी 5 मिनट्स दैट बस विल कम, या 3 मिनट्स, तो एवरी 3 मिनट दैट बस विल कम। तो बस अपना 3 मिनट में पूरा एक सर्कल लगा के आ जाती है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बस। तो लाइक दैट वी यूज्ड टू से दैट द फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैसे ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा है इसलिए अपन पर सेकंड में लेते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी होगा। वैसे अपन डायरेक्टली बोल भी सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/टाइम, उसका यूनिट भी होता है पर सेकंड, बिकॉज 1/टाइम 10 सेकंड में लेंगे तो पर सेकंड होता है। और टाइम को अपन लिख सकते हैं बिकॉज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं लिख सकता हूँ टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं इस पे लिख सकता हूँ स्पीड अपॉन डिस्टेंस, है ना? अपन इसको लिख सकते हैं स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाइम को टाइम टी इधर लिख लेते हैं, स्पीड इधर लिख लेते हैं, और इधर लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो स्पीड के आगे क्या लिखा है? हाँ, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है लास्ट में? और उधर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ टाइम्स द इलेक्ट्रॉन विल पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। सर इसका मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी ढूंढने का 2 फॉर्मूला हो गया ना? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो एक ही होगा। मतलब सर स्पीड अपॉन डिस्टेंस को भी इक्वेट कर सकते हैं। हाँ, मतलब एक ही बात है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन डिस्टेंस भी फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं। तो स्पीड तो अपने लिए उसमें किसी भी शेल में जो अपन स्पीड बताएंगे वो स्पीड अपन क्या लिखेंगे, दैट विल बी दैट, जो अपन स्पीड लिखेंगे दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल। सो दैट विल बी वेलोसिटी, मतलब vn मतलब हो गया वेलोसिटी। n मैंने इसलिए लिखा कि वो nth शेल में, किस शेल में मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है वो बताऊंगा। स्पीड मतलब वेलोसिटी, और डिस्टेंस कवर्ड मतलब हो जाएगा 2πr, अपन उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस लेगा। अब अपन को किस शेल में बताना है, उस शेल का रेडियस लेना पड़ेगा, उस शेल का वेलोसिटी लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको n लिखा। तो वेलोसिटी का वैल्यू तो अपन को पता है क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू z/n, ये होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रेडियस इधर लिखेंगे अपन 2π इंटू, विल राइट दैट रेडियस होता है 0.53 फॉर कैलकुलेशंस इंटू n²/z, ये एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेना मीटर्स में। 10⁻⁻10 मीटर्स, मैंने मीटर्स में इसलिए कन्वर्ट किया बिकॉज इसको भी आपने मीटर पर सेकंड लिया हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। वो यूनिट का ध्यान रखेंगे ना अपन, सो दैट मीटर कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा अपने पास रेशियो वो पर सेकंड होगा, एंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी, राइट? तो ठीक है, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में लिखना है तो देखो ये सारा पार्ट तो कांस्टेंट और ये भी वो कांस्टेंट है,
तो अपन प्रोपोर्शनलिटी खाली n और z है। हाँ खाली n और z बचेगा जो अपन को एटम पे डिपेंड करेगा। तो अपन इस अगर सर proportional- बोलो बेटा। सर 10 to the power -10 कहाँ से आया? ये किसमें था? सर रेडियस एमस्ट्रॉन्ग, हाँ सर। और एमस्ट्रॉन्ग यूनिट को कैसे कन्वर्ट करोगे मीटर्स में? हाँ सर समझ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 to the power ठीक है -10। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अपन को पता चल गया कि अपन ऐसे लिख सकते हैं z/n डिवाइडेड बाय, बाकी तो कांस्टेंट था तो अपन लिखेंगे z/n और इधर होगा n²/z। तो अगर अपन लिखे ना इसको तो विल गेट लाइक दिस, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू z²/n। मतलब फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं देयरफॉर आई कैन से दैट फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोपोर्शनल टू z²/n। ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन उसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ध्यान रखना। अगर अपन को सिर्फ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो उस केस में अपन को किसी इलेक्ट्रॉन का किसी शेल में अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर अपन को सिर्फ ये बताना है कि z से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और n से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अपन इसे यूज कर सकते हैं। तब अपन इसको यूज कर सकते हैं इस टाइप से, या मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा तो अपन उसमें यूज कर सकते हैं। एक होगा टू कैलकुलेट the time required for one complete revolution. ठीक है ना? अगर अपन को टाइम कैलकुलेट करना है फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन तो अपन कहेंगे देखो सर, आपने ना पहले मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है और उसमें आपने टाइम को एक्सप्लेन किया है। मुझे कुछ नहीं करना है। अगर आपको टाइम फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन पूछना है तो मैं इसको 1/, फ्रीक्वेंसी कर दूंगा, तो इसको 1/, फ्रीक्वेंसी कर लूंगा, हो गया टाइम पीरियड। और 1/, फ्रीक्वेंसी का मतलब व्हाट डू, ये तो एक बार सर्कल करने को ही 1/, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ना। तो टाइम विल बी इक्वल टू दिस। तो बाकी सारे पार्ट में मुझे क्या करना है, ये लिखना है 2πr एंड डिवाइडेड बाय, मतलब जैसे 1/t था तो अगर मुझे t कैलकुलेट करना है तो इसको रिवर्स कर दूंगा, तो 2πrn कर लूंगा, तो 2πrn into vn कर लूंगा। vn दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू, दैट इज व्हाट अपने पास जो गिवन है ना, n³ अपॉन z², n³/z²। ये कर लिया। तो टाइम पीरियड भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये वो पॉइंट्स थे जो अपन को लिखने चाहिए इन द बोर्ड थ्योरी। तो मैं आपको अब क्वेश्चंस दूंगा और अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखो, या मैं ही क्वेश्चन लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। एक क्वेश्चन लिखा मैंने, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the third orbit of helium। ये कैलकुलेट करना है। तो अपन लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, आंसर लिखेंगे अपन, आपने फ्रीक्वेंसी तो दे ही रखा है, ओके He+1 आया है। ये He+ इसलिए ना कि 1 इलेक्ट्रॉन बना लिया ना अपन ने, भाई 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में, तो हाँ सर। एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद अपने पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, तो हाइड्रोजन लाइक एटम बन गया वो, या हाइड्रोजन लाइक आयन बन गया वो। तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो भाई कैलकुलेशन, सर पहले वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी। पहले वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी ना? क्यों ढूंढेंगे बेटा वेलोसिटी, अपन तो सीधा सीधा कैलकुलेट कर देंगे क्योंकि ना। नंबर ऑफ मतलब थर्ड शेल दिया हुआ है ना। अरे बेटा सीधी सीधी बात है, तो सीधा सीधा लेके दर कि देख भाई मुझे n का वैल्यू गिवन है 3 और z का वैल्यू गिवन है मुझे 2, खत्म बात। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये सब लिखा हुआ है मुझे मतलब नहीं है, 2.18 इंटू 10 के पावर 6 इंटू z/n, मतलब 2/3 कर लेता हूँ और डिवाइड करता हूँ सीधा कैसे,
2 into 3.14 into 0.53 into n square. n कितना गिवन है ये, so 9 by z, z अपन को गिवन है that is 2, so 9 by 2 into 10 to the power of minus 10. लो इसको सॉल्व करते हैं और अपना कैलकुलेशन आ गया, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कितना कैलकुलेशन है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। सो ये तो कैंसिल कर देता हूं मैं, राइट। और बाकी अपन कहेंगे ये 10 की पावर माइनस 16 कर लेते हैं, ये 10 और ये 10 की पावर माइनस 10 ऊपर लेके जाऊंगा। पहले अपन इसको और इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 1 टाइम होगा और ये नियरली 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है, नियरली 4 टाइम्स होगा। तो अपन लिख लेते हैं नियरली 4 टाइम्स मतलब हो गया 4 अपॉन इधर 3.14। पहले मैं इसको एक बार, क्योंकि उसमें कोई गलती ना हो इसलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, और मल्टीप्लाई बाय 1/9 हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास। अब मैं एक बार 10 को कर लेता हूँ, तो इंटू 10 की पावर 16 है। अब इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैंने आराम से ये कैलकुलेट कर लिया कि कहीं कोई गलती ना हो, ठीक है। अब अपन से कोई गलती तो होगी नहीं, तो फिर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं भाई कैसे क्या करना है अपन को। तो बताओ, मैं कैलकुलेट कर दूं, ये तुम लोग कैलकुलेट कर लो, देखो एग्जैक्ट वैल्यू बताओ कितना आएगा, नहीं तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ना कोशिश करना, अपन घर में भी बैठे हैं ना, तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना, कि घर में बैठे हुए हैं सर थोड़ी देख रहे हैं, चलो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, तो वो यूज नहीं करना। सर 8/81 into 10⁻16 आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 0.1 raised to 8, 8 by 85. 8/85 into 10⁻16. चलो भाई सब लोग बोल रहे हैं 8/85 इंटू 10 की पावर 16 आ रहा है, ठीक है, मैं इसको Six, सॉल्व कर six, लेता हूँ। six, six. 10 की पावर 6 नहीं सर 16, है ना। गलती तो से। अब अपन 8 हाँ, बाई 85 को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 8 बाई 85 का मतलब हो गया, इट विल बी पॉइंट, एक जीरो लगाया और फिर उसके बाद जीरो लिखते हैं तो 800 हो जाएगा, इट विल बी ऑलमोस्ट 9 टाइम्स चला जाएगा 0.09. इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16। तो अपन लिख देते हैं भाई इसको, दैट इज 9.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14 पर सेकेंड। लो भाई आंसर आ गया। अब आप बताओ, किसी को डाउट है तो बता सकते हो। ये वाले पार्ट का गड़बड़ नहीं करना, अगर मैं यहां नहीं लिखता ना तो तुम पक्का भूल जाते इसको, मतलब ये वाला पार्ट गड़बड़ नहीं करना, उसको भूलना नहीं कि अपन ने रेडियस को ना एंगस्ट्रॉम यूनिट में ले रखा है और ये मीटर पर सेकंड। अगर वो भूल गए तो फिर अपना आंसर गलत है। अब दूसरा चेक करते हैं अपन, अब मैं कहूंगा तुमसे कि चलो एक टाइम पीरियड पे क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं सर रहने दो, क्योंकि टाइम पीरियड पे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है जैसे आपने यहाँ पर कैलकुलेशन बताया ना वैसे हम कैलकुलेशन कर। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो बताता हूं, लिखो कैलकुलेट द, बोलूं मैं क्वेश्चन, सबने लिख लिया ना, मैं क्वेश्चन बोलूं। Sir. हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, लिखो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, calculate the ratio of frequency of electrons, calculate the ratio of frequency of electron in the third shell of frequency of electron in the third shell of hydrogen atom with respect to the fourth shell of helium with सर respect रिपीट कर सकते हो वापस? सर फोर्थ शेल ऑफ helium ion
calculate the ratio of frequency of electron in the third shell of hydrogen atom and the fourth shell of helium. सर सर helium दो plus सेल one में ना? एटम्स थोड़ी हाँ हीलियम प्लस लेंगे अपन, कोई कुछ और भी बोल रहा था। हाइड्रोजन के थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना होंगे। यार पता तेरी आवाज नहीं आई मुझे, किसी को आ रही है तो बोलो, कोई दूसरा भी बोल सकता सर सर वो बोल रहा है Third shell हाइड्रोजन के of- थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। है। तो एग्जाइट कर, सर एग्जाइट कर थर्ड शेल सकते ऑफ ना। हाइड्रोजन और और helium का? फोर्थ शेल ऑफ हीलियम आयन, हीलियम आयन में भी फोर्थ शेल नहीं होता, तो अपन हाइड्रोजन के थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं। मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था कि फिर सभी energy एटम देंगे। में बहुत सारे सर शेल्स होते हैं। एनर्जी दे दीजिए, पहले बताया मैंने, सभी लोअर एटम टू में, हायर जाएगा। ठीक है, तो सभी एटम में बहुत सारे शेल होते हैं, लेकिन सिंस इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए अपन उन शेल को लिखते नहीं है, लेकिन अगर हम एनर्जी दें तो वो ऊपर शेल्स में जा सकते हैं। चलो कैलकुलेट करो। तो अपन को हाइड्रोजन एटम के लिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, तो n आपको 3 दे रखा है और z आपको 1 दे रखा है। और फ्रीक्वेंसी अगर आप हीलियम आयन की बात करोगे तो फोर्थ शेल दे रखा है और z आपको 2 दे रखा है, ये मैंने आपको दे रखा है। अब अपन सबको पता है अपन क्या यूज करेंगे, ये वाला पार्ट, क्योंकि कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन अपन से इस टाइप से पूछेंगे, तो आप लिखो फ्रीक्वेंसी रेशियो ना ऑफ हाइड्रोजन एटम और फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलियम, इनको लिखो और कैलकुलेट करके बताओ। आपने रेशियो पूछा है तो रेशियो में ये वाला पार्ट जो कांस्टेंट वाले पार्ट होते हैं वो तो दोनों में कैंसिल हो जाएंगे ना। कैंसिल करके दिखाना है तो बता देना कि इस तरह कैंसिल करके दिखाओ। दिखाऊं कैंसिल करके? सर 16/27। लो भाई आंसर भी आ गया, वो कह रहा है 16/27। आपने पहले इसके लिए लिखा क्या? अब ये जो पार्ट था ना कांस्टेंट वाला पार्ट, ये 1 square by 3 by हाँ 3 ये cube। वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तो दोनों में लिखोगे ना, ऊपर भी लिखोगे नीचे भी लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों में सिर्फ ये बचेगा। तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए लिख लेते हैं क्या, वो वाला पार्ट है ना Z² / n³ ये हाइड्रोजन के लिए हो गया और Z² / n³ ये हीलियम के लिए। तो इधर तो Z हो गया, तो 1² डिवाइडेड बाय n कितना दे रखा है अपन को, 3 का स्क्वायर। सर एन क्यूब कैसे होगा? किसमें? सर एन का क्यूब कैसे हुआ? n का क्यूब कैसे होगा? हाँ बोलो जल्दी बोलो, लिखा तो n का क्यूब होगा ना, और इधर Z² क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय n कितना है 4, तो 4 का क्यूब। लो यार, तो अपन क्या करेंगे, ये तो 1/27 हो गया और मल्टीप्लाई बाय ये तो ऊपर जाएगा, सो 4 का क्यूब 64 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो अपन इसको कैंसिल करके 16 लिखते हैं। 16/27 आ रहा है, किसी को डाउट है तो बोलो, अगर किसी को डाउट है तो बोलो, फिर मैं उसको और एक्सप्लेन करूं। किसी को डाउट है क्या? हाँ सर। कोई डाउट नहीं? नहीं, तो सब लोग बोल रहे हैं कोई डाउट नहीं है, तो ठीक है, फिर कोई फिर मैं आगे बढ़ता हूं, है ना? तो चलो सर एक मिनट, ठीक है।
calculate the ratio of velocities of electron. Calculate the ratio of velocity of electron. Calculate the ratio of velocities of electron. Calculate the ratio of velocity of electron present in the third shell of hydrogen atom. Present in the third shell of hydrogen atom. Present in the third shell of hydrogen atom. Ratio of velocities of electron in the third shell of hydrogen atom and third shell of hydrogen atom and first shell of lithium and the first shell of lithium ion and the first shell of lithium. तो वेलोसिटी का रेशियो चाहिए अपन को थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द फर्स्ट शेल ऑफ लिथियम. ठीक है, तो चलो भाई कैलकुलेट करते हैं अपन. तो वेलोसिटी तो अपन ने पढ़ा हुआ है कैसे होता है, वेलोसिटी का तो फॉर्मूला ही पता है अपन को. तो चलो देखते हैं. ठीक है ना, नाइस वन. वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी अपन को पता है, सबको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है. तो उसके बेसिस पे अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं. और रेशियो पूछा है तो कांस्टेंट तो वैसे भी कैंसिल हो जाना है. तो आपने पूछा है वेलोसिटी रेशियो, और वेलोसिटी रेशियो जो आपने पूछा है वो है थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो वेलोसिटी में अपन लिखेंगे, जैसे अज्यूम कर लेते हैं अपन. ठीक है, तो वेलोसिटी अपन को गिवन है दैट इज ऑफ हाइड्रोजन एटम, और वेलोसिटी अपन को गिवन है दैट इज ऑफ लिथियम. वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लिथियम. ठीक है भाई, और वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम तो हो जाएगा 2.18 सर into 1:9. सर 1:9 आ रहा है. लोगों को 1:9. आंसर भी आ गया लोगों का, लेकिन एक बार हाँ ना सर. थोड़ा सा कैलकुलेट करो. सबको आ रहा है? हाँ हाँ सर. सर. लो भाई, सबको आंसर भी आ गया. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो अपन को पता है, 2.18 into 10 to the power of 6 into z/n. ये हाइड्रोजन एटम के लिए लिख लेंगे, और एक बार लिख लेंगे 2.18 into 10 to the power of 6 into z/n. ये हो जाएगा फॉर लिथियम. ये हमें कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अपन डायरेक्टली यही लिख लेते हैं. ये हाइड्रोजन के लिए है हाँ, और ये लिथियम के लिए. तो हाइड्रोजन के लिए आपने कहा था थर्ड शेल, तो हाइड्रोजन के लिए Z तो 1 होता है और N का वैल्यू 3 है, और लिथियम के लिए Z तो 3 होता है 3/1. और N का वैल्यू 1 है. राइट ना? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. तो 1/9 आ रहा है, देखो भाई सबको. अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है कि मुझे डाउट है. ठीक है ना, अगर किसी को डाउट होगा तो बताएगा कि मुझे डाउट है. बिल्कुल भाई, सबको आंसर आया. तो फिर मैं दूसरा बताता हूँ. एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं. कैलकुलेट द radius ratio. Calculate the radius ratio for the shells. Calculate the radius ratio for the shells for the third shell लिखते हैं अपन. Calculate the radius ratio for the third shell of helium ion. For the third shell of helium ion of helium with the first shell of hydrogen. First shell of hydrogen.
अब रेडियस कैलकुलेट करना है अपन को, तो रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है कैसे करना है अपन को। तो आंसर, दूसरा आंसर लिखेंगे अपन, दैट इज रेडियस ऑफ, आपने हीलियम आयन पूछा है जिसमें आपने थर्ड लिखा है, और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन पूछा है। तो भाई देखो, अब मैं मतलब रेशियो पूछा है, तब तो अपन को रेडियस के फॉर्मूले तो पता ही है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। एक बार हाइड्रोजन आइटम के लिए ले लो, और ये भी 0.53 और इंटू एन स्क्वायर बाय सर जेड 9/2। एक बार हीलियम के, हाइड्रोजन के लिए ले लो, तो ये आ सर 9:2 आ रहा है। सर लो भाई 9/2, हाँ आंसर भी आ, 9:2 आ रहा है। ठीक है, लो भाई आंसर भी आ। तो एन का वैल्यू कितना गिवन है अपन को, इसमें थर्ड शेल गिवन है, तो 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड इज 2, और इसमें एन का वैल्यू जो था वो फर्स्ट शेल था, तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो 1 था, तो ये तो बड़ा इजी हो गया, 9/2 आ गया। ये लो भाई आंसर। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रेडियस कैलकुलेशन, ठीक है, सबको समझ। अब अपन एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि अपन ने सारी बात की, अब अपन एनर्जी पे आते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट में मतलब सारा कुछ कैलकुलेट किया अपन ने, लेकिन अब तक अपन ने एनर्जी की बात नहीं की। अब देखो, जैसे मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि देखो, सभी एटम में ना, जैसे इवन हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में अपन कहते हैं सर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे होता है, उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं। हाँ, मैंने कभी नहीं कहा कि उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल सभी में होंगे। इसमें सेकंड शेल भी होगा, थर्ड शेल भी होगा, फोर्थ शेल भी होगा, तो ऐसे नंबर ऑफ शेल्स तो बहुत सारे होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को जिस डिस्टेंस तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस डिस्टेंस तक हाइड्रोजन का अपना फील्ड होगा, अपना एरिया होगा। जब तक ये इलेक्ट्रॉन को अपन इससे, जैसे अपन कहते हैं कि भाई अपने पास ये है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो अपन कहते हैं देखो भाई, इस इलेक्ट्रॉन को मैं हटाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, जब तक ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्टेड रहेगा, तब तक उस हाइड्रोजन का एरिया, द इन्फ्लुएंस रहेगा। जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस से खत्म होगा, तो अपन कहेंगे कि अब वहां पर उस एटम का इन्फ्लुएंस नहीं है और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन इससे इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, इसका मतलब है वहां तक हाइड्रोजन के इन्फ्लुएंस है, और वो एरिया सारा का सारा हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के रीच में है, तो वहां शेल्स। अपन को पता है नंबर फॉर द शेल ना, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते हैं। हम नंबर फॉर द शेल कभी ऐसे नहीं पढ़ते कि 1.5 भी हो सकता है, नो, सर शेल का नंबर कभी 1.5 नहीं हो सकता। बोलो। सर इसका मतलब एक एटम मतलब कितना कितना शेल्स हो सकता है मैक्सिमम, और हमेशा नंबर ऑफ शेल्स फॉर ईच एटम कांस्टेंट रहेगा। इनफाइनाइट। अपन आज भी ना फिक्स्ड रेडियस नहीं कैलकुलेट कर पाए किसी भी आइसोलेटेड एटम का। मैं एक सिंगल एटम का रेडियस आज भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। मैं इतना ज्यादा अपन एडवांस होने के बाद भी आज भी अपन सिंगल एटम का आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड बोलते हैं उसे, सिंगल एटम, उसका आज भी अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते रेडियस। व्हाट इज द फिक्स्ड रेडियस, नोबडी कैन। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, आपने कहा कि भाई अच्छा बताओ सर किसी भी एटम का कहां तक इन्फ्लुएंस रहेगा, भाई नहीं बता सकता, जहां वो खत्म हो जाएगा उसका अट्रैक्शन, इसका अट्रैक्शन जहां खत्म हो जाएगा बस वही बोल दूंगा कि वहां तक उसका इन्फ्लुएंस। कहां तक होगा ये नहीं पता, वो तो डिपेंड करेगा इसके अंदर कितने प्रोटॉन। वो हायर क्लासेस की बात है, अपन तो बात नहीं करेंगे। अपन को ये पता है, आपने हमें ये बताया कि सभी एटम में शेल्स होते हैं, हम उनको लिखते इसलिए नहीं है क्योंकि अपने पास इलेक्ट्रॉन कम है, और किसी भी एटम में, हर एक एटम का या किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जब तक उससे अट्रैक्टेड रहेगा तब तक उसका एरिया रहेगा या उसके शेल्स रहेंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे ना, जैसे अपन कहेंगे अच्छा ठीक है मान लिया,
क्योंकि हम देख तो सकते नहीं एटम, हम तो आप जो कहोगे उसको मान लेंगे कि भाई ऐसा होता है क्योंकि आपने बताया, तो उसके बेसिस पे अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो आप बताओगे हम उससे अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए हमारा क्वेश्चन, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे बताएंगे, अपन कहेंगे भाई देख यहाँ पर अपन इसको हाइड्रोजन एटम को ऐसे लिखें, इधर इसका न्यूक्लियस है और इसके शेल्स को मैं ऐसे लिखूं, ये इसके शेल्स, हाइड्रोजन के डिफरेंट शेल्स। अब लिखना तो अपन को ऐसा चाहिए कि भाई सर्कुलर फॉर्म में होंगे, इधर न्यूक्लियस। अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ने के लिए रादर देन वो सर्कल ऐसे बड़े बड़े सर्कल बनाए, थोड़ा सा स्पेस कम जाएगा ना अगर अपन ऐसे लिखेंगे। हमें पता है ये सर्कल जो सर्कुलर ऐसे ऑर्बिट होते हैं, ऐसे ऑर्बिट होते हैं। हमें ऑर्बिट को पढ़ने के लिए अपन इस टाइप से उसको बना ले रहे हैं कि भाई ठीक है, ऑर्बिट को आपको पढ़ना है तो इस टाइप से बना। तो ऐसे डिफरेंट शेल्स होते हैं सभी में, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6, nth शेल तक मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपने कहा कि सर ऐसे कितने शेल हो सकते हैं किसी भी एटम में, मैंने आपसे कहा इनफाइनाइट, तो ठीक है शेल लिख लेता हूँ, कोई भी जो मर्जी चाहे आप लिख लेंगे, ठीक है। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मुझे एक बात पता है कि अगर मुझे, आपने कहा था एनर्जी ऑफ द शेल इज कैलकुलेटेड लाइक दिस, एनर्जी इज इक्वल टू होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, ये आपने मुझे बताया। अब आप मुझे ये बता दो कि एनर्जी के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है। हाँ, तो अपन ने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में हो, इलेक्ट्रॉन चाहे इसमें हो या इसमें हो या इसमें हो या इसमें हो, अगर वो इस न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है तो एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव एनर्जी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अट्रैक्शन के लिए एनर्जी का साइन हमेशा नेगेटिव, कैलकुलेशन में उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन वो हमको ये बताएगा कि आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी शेल में रखो, वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड, और अगर वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहेगा तो फिर शेल की एनर्जी नेगेटिव बताऊंगा, वो नेगेटिव साइन का बस उतना ही प्रूफ, बाकी उसका कैलकुलेशन में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अपन कैलकुलेशन में नेगेटिव कभी नहीं बताएंगे, बस एनर्जी ऑफ द शेल अगर कैलकुलेट करना है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ऑफ द शेल, तो एनर्जी ऑफ द शेल विल ऑलवेज बी नेगेटिव, बिकॉज किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड जरूर होगा, और अट्रैक्शन के लिए एनर्जी का साइन नेगेटिव। अब अपन कहेंगे ठीक है सर, मान लिया कि जो आप कह रहे हो ठीक है, अपन ने चेक कर लिया। अब ये बताओ हाइड्रोजन के लिए एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ फर्स्ट शेल के लिए, तो अपन कहेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू 1 होता है, ये तो 1 हो गया, और फर्स्ट शेल के लिए मुझे 1 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, कितना आ गया वैल्यू, -13.6। लो लिख दिया। और अगर सेकंड शेल के लिए लिखना है तो Z तो वही रहेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, सेकंड शेल के लिए n का वैल्यू 2 हो जाएगा। हाँ सर, -13.6 डिवाइड बाय 4, थर्ड शेल के लिए लिखना है तो डिवाइड बाय 9। डिवाइड बाय 9, फोर्थ के लिए लिखना है तो divided by 16, डिवाइड बाय 16, फिफ्थ के लिए लिखना है तो डिवाइड divided by बाय 25। एंड सो ऑन। मतलब अब ऐसा नहीं कि अपन चलो भाई सारे स्क्वायर करके डिवाइड करते रहते हैं और लिखते रहते हैं, तो अपन कहेंगे ठीक है, वी नो द वैल्यूज, ये है ये है ये है ये है, ये एनर्जी ऑफ द शेल। कैलकुलेट कैसे करना है इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैंने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि ये फॉर्मूला कैसे आया। अब तुम देखो, तो अपन कहेंगे सर ये तो फिर ऐसे चलते ही रहेगा ना, डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, तो चलते ही रहेगा। हाँ, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन एटम में इतना
बोलो। शेल जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उसका मतलब उसका एनर्जी उतना ही कम होगा ना? उतना ही ज्यादा होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड के टर्म में बोल रहा है, मैं बोलना चाहता हूँ, वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बोल रहा है कि नंबर कम होता जा रहा है, लेकिन वो नेगेटिव में है ना, इसलिए एनर्जी बढ़ रहा हाँ सर। हाँ है ना। एनर्जी हाँ बढ़ रहा हाँ। है क्योंकि नेगेटिव साइन है, और सभी शेल्स का एनर्जी नेगेटिव होगा कि इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस। ठीक। अब जैसे हाइड्रोजन एटम में लिखा ना पहले न्यूक्लियस के लिए, तो वैसे ही आप मुझे, अगर मान लो मेरे पास ये एनर्जी ऑफ द शेल, तो क्या तुम मुझे काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो शेल्स का कितना होगा? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल? बता सकते हैं? अरे कल ही तो बताया यार। हाँ सर। Yes, हाँ सर। तो नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 13.6। बाकी अपन लिख सकते हैं। मतलब सिर्फ ये साइन को हटा देना है तो काइनेटिक एनर्जी। बड़ा इजी है फिर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या बताएंगे ये बताओ, अगर किसी सेल का पोटेंशियल एनर्जी सर पूछेंगे उनका तो? हाफ करना पड़ेगा। हमें हाफ नहीं करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चाहिए ना अपन को, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ हाँ हाँ। ये चाहिए ना, तो अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -27.2। ये आ जाएगा -6.8 आंसर। बाकी अपन को लिखना है। तो अपन किसी भी शेल में शेल का एनर्जी भी बता सकते हैं, एनर्जी ऑफ द शेल, और एनर्जी ऑफ द शेल पता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बता सकता हूँ उस शेल में, और पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकता हूँ उस शेल। सारे कैलकुलेशन। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करके बताया ना, ऐसे आप मुझे हीलियम के लिए भी कैलकुलेट। हीलियम के लिए अपन को इस फॉर्मूले में Z का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 2। 2। तो जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो। सर ये सबका मल्टीप्लाई बाय 2। कर दो जो आपको लिखना है। 27.2। अपने आप से पहले चेक करना, उसके बाद ही बताना। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि अब मुझे इससे कैलकुलेशन चाहिए आपसे, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना किसी को भी बताने में कि सर ऐसे ऐसे हो जाए। तो -54.2। करो करो करो, कैलकुलेट करो, फिर मैं लिख दूंगा। तो एक बार कैलकुलेट करके देखो। वो n रेज टू क्या लिखा है वो? n टू द पावर 2 है ना ये तो। सर उधर उधर मतलब सबसे टॉप शेल में क्या लिखा है? इधर n इक्वल टू 1 ये शेल लिखे हुए हैं, वो हाँ nth शेल है, टॉप। nth शेल। ठीक है सर।
भाई अगर कोई पार्ट नहीं दिख रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो बोल देना, मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ हो सकता है, मतलब कभी कभी नहीं दिख रहा है। बोलो बोलो, कोई डाउट है? करो कैलकुलेट। सर फर्स्ट वाले का -27.2 आ रहा है। स्क्वायर होगा ना? इसका 54. मैं लिखूं? -54.4। -54.4 -13.6 हाँ जी भाई बोलो। कितना आया? कितना आया? बताओ, आया ना? Yes, sir. अब जो जल्दी से बर्लिन भी लिख दो। एक मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक है, कोई भी चेक करो तो 7.6 का कैलकुलेशन मिस्टेक था, इसलिए मैंने चेक किया। सर फर्स्ट शेल -217.6 आएगा।
ये वाला 100 minus 217.6. Yes, sir. Minus 207.6. माइनस 216 पॉइंट Sir, minus 7.6. 217.6. 217.6 आ रहा है, ठीक है, ये ले लेंगे। सेकेंड शेल, Minus 54.4. थर्ड शेल, Minus 24. फिफ्थ शेल, चलो भाई देख लो सब लोग, किसी को डाउट है तो बोलो। हो गया? तो लोग पहले एक बार लिख लो, और अगर किसी को भी कोई डाउट है कि सर ये वाला पार्ट आपने कैसे लिखा या वो वाला पार्ट कैसे लिखा, तो बोलो, मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज आगे डिस्कस करो। सर ये सब एक सम्स के फॉर्म में एग्जाम में पूछ सकते हैं। लेकिन अपन मतलब बताऊंगा ना मैं उसमें किस टाइप से पूछेंगे ना, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ कोरिलेट करना है इसलिए मैंने ऐसे लिखा। भाई अब आपको अगर काइनेटिक एनर्जी पूछना है तो सबके नेगेटिव साइन हटा दो, पोटेंशियल एनर्जी पूछना है सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ये बताया, Yes, sir. तो सभी मैं बता सकता हूँ। किसी को डाउट नहीं? तो ये Yes, sir. सारा आपने लिख लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि करना क्या है। अच्छा एक बात देख, जो इसका फर्स्ट शेल का एनर्जी है मैं इसको हटाने वाला हूँ, हाँ? ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हटाने वाला हूँ। ये अपन को पता है ऑलरेडी कैसे लिखना होता है और क्या करना। अब कंपेयर करते हैं, जो इसका फर्स्ट शेल का एनर्जी है ना वो इसके सेकंड शेल का एनर्जी होता है, और इसके थर्ड शेल का एनर्जी होता है, और इसके फोर्थ शेल का एनर्जी। जो इसके सेकंड शेल का एनर्जी होगा वो इसके फोर्थ शेल का एनर्जी होगा, इसके सिक्स शेल का एनर्जी होगा, उसके एट शेल का एनर्जी होगा। जो इसके थर्ड शेल का एनर्जी होगा वो इसके सिक्स शेल का एनर्जी होगा। सिक्स तो पहले लिखा नहीं था, 2 3 4 5 लिखा तो वो गड़बड़ कर दी, ये सिक्स है, 2 बार 5 क्यों लिखा? जो इसके थर्ड शेल का एनर्जी होगा वो इसके सिक्स शेल का एनर्जी होगा, और उसके अपन कहेंगे उसका अपन लिखेंगे दैट इज नाइन्थ शेल का एनर्जी होगा, और उसके ट्वेल्थ शेल का एनर्जी। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं, मतलब आपने जो मुझे बताया, हमें ना एटलीस्ट ये वैल्यू थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इन वैल्यूज का, इन वैल्यूज का अपन को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हाइड्रोजन के शेल्स का एनर्जी। अगर आपको इनका आइडिया है ना, मैं इन सबको फटाफट कैलकुलेट कर लूँ, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, और अपन देख भी सकते हैं, ये काफी पढ़ना भी होगा अपन को। -13.6, 3.4, 1.5, 8.85, 0.54, मतलब ऐसे थोड़ा आइडिया भी होगा ना तो भी मतलब, और धीरे धीरे वो हो जाएगा आइडिया, क्योंकि अपन काफी बार पढ़ेंगे। तो अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं कि देखो सर, इसमें ना अपन कहेंगे कि अगर मुझे ना इसके फर्स्ट शेल का एनर्जी पता है तो मुझे इसके फर्स्ट शेल का एनर्जी भी पता है, मुझे इसके भी फर्स्ट शेल का एनर्जी पता है, और इसके भी फर्स्ट शेल का एनर्जी पता है। मतलब मैं क्या बोलने वाला हूं, एनर्जी ऑफ शेल फॉर एनी एटम, nth शेल फॉर एनी एटम, तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर दैट शेल मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर। अब अगर मुझे ये वैल्यू, मान लो किसी ने मुझसे कहा कि इसके
फोर्थ शेल का एनर्जी मुझे याद है, बताओ इसके फोर्थ शेल का एनर्जी कितना होगा बेरिलियम। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसका फोर्थ शेल का एनर्जी 0.85 होता है और बेरिलियम का Z होता है 4, तो उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्ट है। मतलब अगर मुझे इसके सेकंड शेल का एनर्जी पता है और आपने कहा कि इसके सेकंड शेल का एनर्जी बताओ, तो इसके सेकंड शेल का एनर्जी चाहिए अपन को, इसके सेकंड शेल का एनर्जी चाहिए है, तो हाइड्रोजन के सेकंड शेल के एनर्जी को इसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर। तो अगर ये वैल्यू पता होंगे तो मैं किसी भी एटम में किसी भी शेल का एनर्जी बता सकता हूँ। मान लो आप कहोगे भाई इसके सिक्स्थ शेल का एनर्जी बताओ, सिक्स्थ शेल का एनर्जी, ठीक है, इसका सिक्स शेल बताना है, तो हाइड्रोजन का सिक्स शेल का कितना होता है, इसके Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, हो गया सारे एनर्जी। 0.377 into 9. बिल्कुल वही करें। ओके सर। सबको समझ में आया। फिर अपन को एक बात और याद रहेगा कि देखो हमें ये हमेशा पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी फर्स्ट शेल का एनर्जी होता है, वो इसके सेकंड शेल का एनर्जी होता है, इसके जो हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल का एनर्जी होता है, इसके थर्ड शेल का एनर्जी, तो वो एनर्जी अपन को पता, राइट। तो वो थोड़ा अपन को एनर्जी का आइडिया होना चाहिए। अब एनर्जी कैलकुलेशंस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा तो मुझे आंसर दोगे। अब मैं ऐसे नहीं कर रहा कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द शेल ऑफ द सेकंड शेल ऑफ हीलियम, हाँ हमको पता है, बताने की जरूरत नहीं है उसको आपको, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे सेकंड शेल कैसे कैलकुलेट करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके। मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी difference between the third shell of hydrogen atom and third shell and first shell of hydrogen of hydrogen। अब एनर्जी डिफरेंस मतलब अपन किसी ऐसे एक ही एटम में पूछ सकते हैं, अलग अलग एटम में तो पूछ नहीं सकते, तो आपने मुझसे इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस पूछा है, तो अब लिख लेंगे भाई आंसर विल बी इक्वल टू, आपने डेल्टा ई पूछा है तो मैं लिख लूंगा ये ज्यादा वैल्यू है ये कम वैल्यू है, तो E3 माइनस E1 कर लें, तो E3 मुझे गिवन है -1.5 और ये मुझे गिवन है -13.6, ये कर लेता हूँ और कैलकुलेट करके बता देता हूँ, मेरे पास आंसर आया। अब ये तो प्लस हो जाएगा तो 12.1 मेरा आंसर, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो अपने पास आ गया। तो एनर्जी डिफरेंस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस अभी अपन ने कैलकुलेट किया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस इज 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऐसे अपन डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मतलब एनर्जी डिफरेंस किसी भी शेल में लिख सकते हैं। मे बी पॉसिबल अपन से एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सिक्स्थ शेल एंड द फोर्थ शेल ऑफ हीलियम पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अपन को एक बात याद रहेगा, लेकिन जो एनर्जी डिफरेंस इसमें सेकेंड और फर्स्ट शेल के बीच में है, वही एनर्जी डिफरेंस इसमें फोर्थ और सेकेंड शेल के बीच में होगा। भाई ये वाले वैल्यू सेम ही तो है, इसमें जो एनर्जी डिफरेंस सेकेंड शेल और फर्स्ट शेल के बीच में होगा, वो एनर्जी डिफरेंस फोर्थ और सेकेंड में होना भी चाहिए। आप बोल तो रहे थे कि भाई इसका जो फर्स्ट शेल का एनर्जी है वो सेकेंड शेल का एनर्जी, इसका जो सेकेंड शेल का एनर्जी है वो इसके फोर्थ शेल का एनर्जी, इसका जो थर्ड शेल का एनर्जी होगा वो इसके सिक्स शेल का एनर्जी होगा, ठीक है। अब एक बात अपन ज्यादा याद नहीं रखेंगे, बहुत कुछ कि बस सब सारे कुछ याद रखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अभी अपन क्या करेंगे, एक्सटेंसिवली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कि अगर किसी भी शेल की एनर्जी किसी भी एटम में किसी भी शेल का एनर्जी कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे।
फिर धीरे 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 आप ना कंपैरिजन सीख जाओगे कि अच्छा यार, जो उसमें 1 और 2 में डिफरेंस होता है वही तो इसमें 4 और 2 में डिफरेंस है। तो वो कैलकुलेशन से धीरे 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 एकदम नहीं आएगा ना, एकदम मतलब आप एकदम पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक्सटेंसिवली यूज करेंगे एनर्जी कैलकुलेशन। और जैसे अपन ने एनर्जी डिफरेंस लिखा ना, तो पहले तो अपन कहेंगे भाई E3 ये फॉर्मूले लिख लेते हैं, E1 वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, Z दोनों में एक जैसा रहेगा, N का वैल्यू अलग होगा, तो अपन तो ऐसे लिखेंगे rather than writing like this। मैं तो सर ऐसे लिखूंगा क्योंकि फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा ना, डेल्टा E विल बी इक्वल टू E3 माइनस E, ऐसे लिखूंगा सर। और E3 के लिए मैं क्या करूंगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन थर्ड शेल की एनर्जी का स्क्वायर कर लूंगा मैं, एक हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर लिख लूंगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन, कौन सा फर्स्ट शेल है ये, तो फर्स्ट शेल का स्क्वायर। मैं तो ऐसे कैलकुलेशन करूंगा सर। क्यों? क्योंकि मुझे वैल्यूज याद नहीं रहती। कोई बात नहीं, अगर वैल्यूज याद नहीं रहते तो अपन ये नहीं कहेंगे कि भाई नहीं मुझे वैल्यूज याद नहीं होंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, कोई बात नहीं। सर वीडियो फ्रीज हो गया। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है ना, कोई बात नहीं, अपन इसमें ऐसे करेंगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन में अपन क्या करेंगे, -13.6 जेड का वैल्यू तो 1 है, तो 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, तो 9 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन फर्स्ट शेल है तो वो भी 1 स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा -13.6 डिवाइड बाय 9 प्लस 13.6, और ये जो वैल्यू आएगा वो 1.5 आएगा। तो -1.5 प्लस दिस वी गॉट द आंसर। तो अपन को आंसर मिल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अभी ना ऐसे डायरेक्टली अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला यूज करो। भाई मुझे नहीं रहता याद, मैं क्या करूं, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपन, है ना। यहाँ पर अपन को गिवन है कैसे फॉर्मूला यूज करना है। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि हर बार अगर याद रखना है सब तो मतलब थोड़ा धीरे 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 आप सीख जाओ कैसे एनर्जीज कैलकुलेट करना है। जैसे अभी अपन सीख गए कि भाई अगर इसके जो शेल फर्स्ट सेकंड शेल की एनर्जी है, तो इसके सेकंड शेल की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा उसके। तो इसको अगर मैं जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका जेड ले लो हीलियम का, द सेकंड शेल ऑफ एनर्जी ऑफ हीलियम। इसका जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके सेकंड शेल आ जाएगा। इसको अगर उसके जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे बेरिलियम के, तो बेरिलियम के सेकंड शेल का एनर्जी आ जाएगा। वो अभी आपने लिख के बताया ये एनर्जी। किसी भी शेल के बीच में अगर अपन को एनर्जी कैलकुलेशन करना है, अब मैं इसको आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि प्लीज रिमेंबर द एनर्जी डिफरेंस। और वो अपन को एनर्जी डिफरेंस याद नहीं रखना, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपन से पता क्या कहेंगे, अब अपन से ऐसे क्वेश्चन, अब मैं इसको हटाता हूँ, इसको हटा देते हैं तो थीम देखते हैं वो क्या करें। अब अपन से वो कहेंगे कि देखो भाई मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम में 1 2 3 4 फोर्थ शेल तक ले लिया, मैं मेरी मर्जी में कहूंगा फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ फॉल करेगा, मतलब अपन ने लिखा हुआ है एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, मतलब अगर लोअर शेल से हायर शेल जाता है, लोअर शेल से हायर शेल पे जाता है, मैं इसको पहले एटम के फॉर्म में बनाता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है ना, कि आपको कोई डाउट ना हो वो लोअर शेल और हायर शेल वाला पार्ट। तो मेरे पास एक एटम है न्यूक्लियस, इसके पास 1 2 3 और ये 4 शेल हो गए, और फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन। अपन को पता है जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये यहां से यहां आएगा तो इसकी एनर्जी जो फोर्थ शेल में -0.85 थी, वो यहां पर आके -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने वाला है। तो बाकी एनर्जी कहां गई?
it was emitted in form of radiation, in form of radiation, तो एनर्जी कम हो गई ना उसकी, तो इट वाज emitted in form of radiation. अब रेडिएशन निकले हैं तो फोटॉन्स की बात चल रही है कि रेडिएशन बाहर निकले, एनर्जी निकली इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन. तो अपन कहेंगे अगर रेडिएशन निकले तो उनके वेवलेंथ भी होंगे. तो बताओ लैम्डा कितना होगा. तो अपन कहेंगे ठीक है, पहले एनर्जी इतनी थी, अब एनर्जी इतनी है. फोर्थ शेल और फर्स्ट शेल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 12.7. लो भाई, ये तो आ गया अपने पास 4 से 3 का एनर्जी. ठीक है, 4 to 3 का एनर्जी, 4 to 1 का एनर्जी. अब वेवलेंथ चाहिए, ये लो. ये लो वेवलेंथ. किस वेवलेंथ से वो इलेक्ट्रॉन जब ड्रॉप किया होगा हायर शेल से लोअर शेल. हायर शेल मतलब जहां n का वैल्यू ज्यादा हो, नंबर फॉर द शेल ज्यादा हो, उसको अपन कहते हैं हायर शेल. जहां नंबर फॉर द शेल ज्यादा होता है उसको अपन कहते हैं हायर शेल. तो ये हायर शेल से जब लोअर शेल पे आएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा, और अगर लोअर शेल से, किसी भी लोअर शेल से अगर हायर शेल की तरफ जाएगा तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा. उसका भी वेवलेंथ पूछ सकता हूं कि बताओ कितना वेवलेंथ जो है, अगर एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करके यहां आया है तो मैं पूछूंगा कि इसको कितना इलेक्ट्रॉन, कितना एनर्जी दिया जिससे कि ये यहां से यहां आ जाए. तो अपन कहेंगे भाई सेकंड शेल का एनर्जी बता दो, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इधर -0.85. तो इन दोनों के डिफरेंस डेल्टा ई कैलकुलेट करूंगा और डेल्टा ई को इक्वेट कर दूंगा किससे? 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा से. तो अपन कहेंगे अगर आप एनर्जी पूछोगे तो इनका डिफरेंस बता दूंगा, और अगर वेवलेंथ पूछोगे तो बात है, इससे वेवलेंथ कैलकुलेट करके बता दूंगा. तो अगर मेरे पास एनर्जी है फोटोन का या रेडिएशन का तो मैं वेवलेंथ बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो आपने बता तो रखा है डेल्टा ई इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा. दैट्स व्हाई उस दिन मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन फॉल करता है हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो एनर्जी इज इमिटेड, और अगर लोअर शेल से उसे वापस जाना है, अगर वापस अपन को जाना है फर्स्ट शेल से यहां तक, तो आपको 12.75 एब्सॉर्ब भी करना, बिकॉज एनर्जी ऑफ द शेल्स आर फिक्स्ड. हर एक शेल का एनर्जी अपन ने देखा ना फिक्स होता है, राइट ना. कभी भी हाइड्रोजन में एनर्जी का वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आ सकता. क्यों? आइदर इट विल बी -13.6 और -3.4. 10 तो आ ही नहीं सकता. क्यों नहीं आ सकता सर? इसमें 10 लिख देते हैं, इसमें 10 और कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें 1 स्क्वायर आ गया और n स्क्वायर कैलकुलेट करके बता दूंगा. तो अगर आप n एनर्जी पॉइंट डिफरेंस, में आएगा हाँ, तो वो n का वैल्यू तो फिर वो हो ही डेसिमल नहीं में सकता है, पॉसिबल ही नहीं. इसलिए पॉसिबल ही नहीं है. वो एनर्जी जो इनके अलावा वैल्यूज होंगे वो हाइड्रोजन एटम में आ ही नहीं सकते. Like that हमसे क्वेश्चंस. So this is about the energies. अब अपन एक क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसके बाद अपन आगे लिखो, एक क्वेश्चन लिखो. Calculate the wavelength of electron. Calculate the wavelength of electron when it drops from the fifth shell, when it drops from the fifth shell to the second shell, when it drops from the fifth shell to the second shell in helium ion, in the helium. मैंने इस बार helium ion, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन अगर कैलकुलेशन करोगे तो मुझे लगेगा
you will have a confidence to solve the question. आपको 5 से 2 पे इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप करवाना है, तो आप जरा देखो कैसे कैलकुलेट करोगे और फिर अपन देखते हैं क्या करना है, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करो, मैं बताता हूँ फिर क्या करना है तुमको, है ना। तो अगर कोई शॉर्टकट बता सकते हैं तो शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको कि कैसे अपन करेंगे। तुम लोग क्वेश्चन, मेरे पास ये एनर्जी चाहिए, अपन को ये एनर्जी चाहिए। हाइड्रोजन में ये होता है -3., हाइड्रोजन के लिए अगर अपन थोड़ा याद रख सकते हैं, और ये होता है 1.5, 0.85, 0.5। अपन कहेंगे सर अगर मान लो नहीं याद रहा मुझे तो कोई बात नहीं, आप इसको E3 लिख दो और इसको E5, E5 बड़ा, ठीक है। एक आंसर आ रहा है अपने पास 1084 एंगस्ट्रॉम मिनट, देख लेते हैं। तो डेल्टा E विल बी इक्वल टू, मैं लिखूंगा E5 माइनस E2। E5 मेरे पास होगा -13.6 इंटू, दैट इज z का z स्क्वायर हो गया 4 डिवाइड बाय 24, माइनस में लिखूंगा दैट विल बी इक्वल टू -13.6 इंटू 4 बाय और 3 मतलब 9। ये सर वैल्यू 30.39 आ रहा है आंसर। ठीक है चलेगा, अपन देखते हैं कितना आ रहा है आंसर, मैं आपको बता देता हूँ। ये वैल्यू अपने पास पता है 0.54 इंटू 4 आया, और प्लस ये वाला वैल्यू अपन कहेंगे -1.51 इंटू 4 आया। तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, सर आपने थर्ड शेल बोला था या सेकंड? थर्ड बोला था मैंने, सेकंड बोला था। सर सेकंड बोला था ना? सेकंड बोला था तब तो और भी अच्छी बात है फिर तो। मैं तो सोच ही रहा था अगर सेकंड होता तो मजा ही आ आंसर, जाता हाँ फिर सर तो। आंसर अलग आया, हाँ क्योंकि गलत किया था पहले, पहले गलत किया था। गलत किया था ना। फर्स्ट शेल लिया था मैंने, फर्स्ट शेल लिया था। हाँ तो फर्स्ट शेल तो नहीं बोला था मैंने। तो हाँ अपने पास सेकंड। फिर ये वैल्यू आएगा 6 आ गया अपने पास, और डेसिमल लगा के अपन ने लिखा 2 पॉइंट कितना आ रहा 16 ना। सर 1.51 कैसे आया? 1 पॉइंट नहीं, ये तो 13.6 ही हो गया, वो कैंसिल करना ही भूल 51 गया ना, कैसे आया? और डिवाइड वही करके। सर। हाँ तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 से डिवाइड किया तो वी गॉट दिस, और वी गॉट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 20 तो 2.16, तो 2.16 ये माइनस में होगा, और ये अपने पास होगा +13.6 इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसको माइनस ही कर लेते हैं, 13.6 और 2.16 ना, तो ये 4 और 5 4 और अपने पास आएगा 2, तो 11.44 इलेक्ट्रॉन ये है। अब डेल्टा ई कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, आपको पता है डेल्टा ई तो आ गया, इजिकल टू 12400 डिवाइड बाय लैम्डा कर देते हैं एंगस्ट्रॉम यूनिट में। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय 11.44। तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, 12.4 डिवाइडेड बाय 11.44 इंटू 10 की पावर 3 कर दिया। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ ना तो ये आएगा 1 पॉइंट, है ना। तो 11.44 गया, अपने पास आएगा 0.9, तो एक जीरो लगाओ तो पॉइंट आएगा अपने पास, तो पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो लिखेंगे, और उसको लिखेंगे मेरे ख्याल से कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम्स ना, 11, 8 के आसपास है। देखो भाई कितना आ रहा, 12.4 डिवाइडेड बाय 11.44। अपन ने क्या किया, अच्छा डेसिमल तो भूल ही गए थे, ये डेसिमल आया और जीरो के बाद 8 आया, ऑलमोस्ट किया। अब बोलो भाई
मेरे ख्याल से लास्ट में जो आंसर बताया था वो सही था, किसी ने आंसर बताया था लास्ट में, वो सही है, तो ये अपने हाँ आंसर सर। है ना, ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। आप देख लो भाई, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है कि क्या मतलब आंसर आना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 1083 आ रहा है। 84, हाँ लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा 83 सर 33। चलेगा चलेगा, 839 आ रहा है, एग्जैक्ट देखेंगे तो 839 आ रहा है, लेकिन उतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल जा रहा था, इसलिए मैंने 88 ही लिख दिया उसको, 839 ऐसे आ रहा है। सर 8 4.8 आएगा। अब जो आ रहा है तो वो लिख दिया मैंने। So 1084 will be the answer, है ना, वो आंसर। आप किसी को डाउट है तो बोलो, कोई डाउट? चलो ठीक है, अपन लोग थोड़ा सा पार्ट एक डिस्कस करेंगे। दैट इज अबाउट द स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम जनरली दो टाइप्स होता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम जैसे होते हैं और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो लाइट एमिट करता है ना कोई, उस लाइट को प्रिज्म से पास करो, विल गेट द एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस देख लेते हैं। So the light emitted from the source is passed through the prism. Light emitted from source is passed through prism. Through prism. Prism. उसको अपन कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जैसे, ठीक है ना, कि भाई अगर जो एब्जॉर्ब लाइट है उसके अलावा बाकी लाइट जो है उसको प्रिज्म से पास करता है। तो द लाइट which is not absorbed by body, absorbed by body or substance, is emitted through prism, is passed through prism, is passed through prism. तो वो जो स्पेक्ट्रम बनाएगा ना अपन को, वो स्पेक्ट्रम होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब दोनों का मतलब ये हुआ, देखो इसका हमें कोई डेफिनेशन पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, हमें बस ये बताना है कि अगर मान लो मैंने इस पे लाइट फॉल किया तो इसका जो सरफेस है ना वही लाइट एब्जॉर्ब करेगा, लाइट फॉल कर, और फिर इसको हटा लिया लाइट को, तो इसने जो एब्जॉर्ब लाइट किया था ना वो लाइट जब ये इमिट करेगा तो अपन ने प्रिज्म से पास कर दिया, तो द लाइट एमिटेड फ्रॉम द सोर्स इज पास थ्रू द प्रिज्म, तो अपन को एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो एमिट करेगा ना लाइट, जो एब्जॉर्ब किया वही एमिट करेगा। सर ठीक पर है आपने राइट, लिखा कि द लाइट व्हिच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। देखिए मतलब तू ना इतने धीरे बोलती है ना कि वो समझ में नहीं आता, या तो माइक को पास में लेके जाओ। सर आपने पर बोले कि मतलब वहाँ लिखा है कि द लाइट व्हिच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, हाँ तो मतलब यहाँ वही जो पर एमिट हुई ना, जो बच गई। हाँ ठीक है सर। कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर। हाँ ठीक है, तो अब अपन क्या, अब उसमें क्या होता है ना, जब सुनाई नहीं देता मुझे तो बस पता नहीं यार क्या बोल रहे, चलो हाँ बोलो। वो नहीं करना है, ठीक है। अब अपन ने कहा कि देख यहाँ पर जो एब्जॉर्ब हुआ वही एमिट कर रहा है, मतलब अब एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं।
अब अपन क्या करेंगे ना, देख लाइट अपन फॉल करवा रहे हैं, तो इसके स्टेप के हिसाब से तो लाइट एब्जॉर्ब होगी, बाकी पार्ट का क्या, जो इधर से इधर से इधर से लाइट थी उसी को पास कर दो प्रिज्म से। मतलब यहाँ से लाइट अपन इसको फॉल करवा रहे हैं, तो जो बॉडी है, जो उसका शेप है, वो लाइट एब्जॉर्ब हो गई, बाकी जो इधर उधर वाली लाइट है उसी को प्रिज्म से पास कर दिया, उसको अपन कहते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया लाइट, बाकी बचा हुआ लाइट पास हो गया, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। सर और एमिशन मतलब जो एनर्जी लिया उसको फिर पास उसी कर दे को रहा है। बाद में इमिट किया तो प्रिज्म से पास किया। सर मतलब एब्जॉर्प्शन एकदम नेगेटिव है एमिशन का। हाँ बिल्कुल वैसा बोल सकते हो आप, बिल्कुल बोल सकते हैं। दोनों ही स्पेक्ट्रम, 3 टाइप से स्पेक्ट्रम शो करते हैं। एक सर बोलते, हाँ बोलो। एब्जॉर्प्शन एक्सप्लेन कर सकते हो क्या फिर से? एब्जॉर्प्शन एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते, ये ले, तू मुझे देख रहा है, मतलब तू मुझे लाइट फॉल कर रहा है, तू लाइट है, मेरे ऊपर फॉल करेगा। अब लाइट को फॉल करना बंद कर दे, तो जो स्क्रीन पे जो इमिट होगा ना, वो जो मेरा शेप होगा उसी हिसाब से इमिट होगा लाइट, बाकी थोड़ी इमिट होगा जो इधर होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि मेरे शेप के हिसाब से पीछे शैडो अज्यूम कर लो, बाकी जो ब्राइटनेस आ रहा है ना मेरे शेप के हिसाब से पीछे शैडो, और बाकी जो ब्राइटनेस पीछे जो लाइट से इधर से जा रहा ना, उसको प्रिज्म से पास, दैट इज एब्जॉर्प्शन। सर तो इसका मतलब अगर व्हाइट बोर्ड को स्पेक्ट्रम की तरह देखा जाए तो आपका बॉडी लाइट एब्जॉर्ब करे तो वो वाला पार्ट स्पेक्ट्रम में ब्लैक हो जाएगा। बिल्कुल समझ गया, किसी को डाउट है? चलो भाई सबको समझ। अब अगर दोनों ही स्पेक्ट्रम में 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम, या लिखेंगे कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर इसको बताना है तो कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको बताना है तो कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। अब वो कह रहा है ओके कि सर। सर मैं एब्जॉर्प्शन वाला नहीं, तो ठीक है ये मार्कर है, राइट ना। तो जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, तो पहले मार्कर ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, एक मिनट ना, पहले मार्कर ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, और जब वो एमिट किया तो जिस शेप में मार्कर था उसी शेप में उसने लाइट को, अपन को ब्राइटनेस, जिस शेप में मार्कर था उसी शेप में उसने ब्राइटनेस। लो भाई ये दिखेगा आपको, जब आप लाइट सोर्स हटा दोगे तो जब इससे लाइट इमिट करेगा तो जिस फोटोग्राफिक प्लेट पे आप ऑब्जर्व कर रहे होगे वो दिखेगा। अब देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब आप लाइट को फॉल करो, तो जो लाइट मार्कर ने एब्जॉर्ब किया होगा, मतलब इस शेप में शैडो बनेगा, ये शैडो है, बाकी जगह अपन को ब्राइटनेस दिख रहा है, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि जो लाइट मार्कर ने एब्जॉर्ब कर ली वो थोड़ी प्रिज्म से पास हो, जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई वो प्रिज्म से पास हो गई, तो उसको कहते हैं अपन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब समझ में आया? सर जूम हो गया। ठीक है, अच्छा जूम हो गया, सर जूम हो गया। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ज्यादा दिखेगा अपन को, बड़ा बड़ा दिख ऐसे, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखते हैं, अब अपन सेकंड वाला देखते हैं, अपन क्या करेंगे, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम लिखा अपन ने, दूसरा लिखते हैं अपन दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। सोचो कितना मॉइस्चर आ रहा है बारिश की वजह से कि मार्कर फिल्ड है पूरा इंक से, फिर भी नहीं आ रहा है। लाइन एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, ठीक है। और थर्ड होता है बैंड, तो बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
अब मुझे छोटा सा एक पार्ट चाहिए जिसकी वजह से इतना सारी कहानी सुना रहा हूँ, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। बस मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ पार्ट, छोटा सा पार्ट इसका चाहिए। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है सबने रेनबो देखा हुआ है, सबने रेनबो देखा हुआ है। अगर रेनबो में अपन को पता है सब, और सर उसमें 7 कलर्स होते हैं, और अगर अपन से कहा जाए काउंट करके बताओ, तो 4 के बाद 5th कलर में ना बस यही बोलेंगे, उधर होगा, पक्का होगा, उधर पक्का होगा, ऐसे ही बोलेंगे। ये ऑलमोस्ट एक जैसे दिखेंगे, ये दोनों एक जैसे दिखेंगे, और ये दिखेंगे। 4 कलर तो अपन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन 5th कलर अपन को ढूंढने में मुश्किल होगा। 5th कलर अपन को ढूंढने में मुश्किल होगा, और अच्छा खासा मुश्किल हो सकता है 5th कलर के, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम अपन उनको बोलते हैं जिसमें कि कलर आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो मैं स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ कलर नहीं बता सकता। तो मैं स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ कलर नहीं बता सकता। उस टाइप के स्पेक्ट्रम को अपन बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो मैं वही लिख सर देता मतलब हूं। उस स्पेक्ट्रम में से एक भी वेवलेंथ की लाइट मिसिंग नहीं होती है? हाँ, मिसिंग कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल राइट। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसके लिए लिखूंगा मैं, वी कैनॉट we can't predict the starting and ending of color and the ending of color, वो नहीं बता सकते। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को अपन कहते हैं कंटिन्यूस। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की अपन बात करेंगे तो अपन कहेंगे देखो सर, मुझे पता है ऐसे रहा होगा, आपने लाइट को पास किया होगा और वो जो स्पेक्ट्रम बना होगा वो ऐसे रहा होगा, और यहां से यहां तक मैं विग्योर लिख लेता हूँ, ये विजिबल रीजन हो गया। तो भाई यहां पर ये नहीं बता सकता कि कौन सा कलर कब शुरू हुआ, कौन सा कलर, सब आपस में मर्ज है, स्टार्टिंग एंडिंग नहीं बता सकता। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, देयर इज अ थिन डार्क लाइन बिटवीन द टू कलर्स। जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा, लाइन एमिशन या लाइन एब्जॉर्प्शन, उसको लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं कि उसमें एक थिन डार्क लाइन होगा बिटवीन टू कलर्स। तब तो मैं बता सकता हूँ व्हाट इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ कलर्स। तो here I can say that line spectrum में there is a thin dark line between two colors. There is thin dark line between two colors, between the colors. इसका मतलब है इसमें मैं स्टार्टिंग और एंडिंग बता सकता हूं, मतलब इसमें कुछ वेवलेंथ मिसिंग होते होंगे जिसकी वजह से वो डार्कनेस आ रहा है। एटम हैज अ प्रॉपर्टी टू शो लाइन स्पेक्ट्रम, प्रॉपर्टी टू शो लाइन स्पेक्ट्रम। तो एटम्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करेंगे, वो तो अपन को पहले से पता है। थोड़ी देर पहले आपने बताया तो था कि हाइड्रोजन एटम है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, लेकिन इसमें कभी भी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब है इस एनर्जी की लाइन हमेशा गायब रहेगी उससे। मतलब हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ड्रॉप करे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला वेवलेंथ आएगा। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ड्रॉप करे तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला वेवलेंथ आएगा, लेकिन कभी भी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एटम वेवलेंथ नहीं आएगा। मतलब डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। व्हाट इज सो ऑब्वियस सी बात है, एटम में शेल्स होते हैं, शेल्स के बीच में गैप होता है जहां इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। तो या तो इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आ सकता है या इससे इसमें आ सकता है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से बीच में नहीं रुक सकता, बीच में नहीं रुक सकता।
वहां शेल है ही नहीं, तो रुकेगा कैसे? इसका मतलब है जो वेवलेंथ यहां से यहां तक आना चाहिए था, वो वेवलेंथ हमेशा मिसिंग होगा. That's why atoms have a property to show the discontinuous spectrum. So या तो ये वेवलेंथ आएगा या फिर ये वेवलेंथ आएगा, और इन दोनों के बीच में जैसे ये है, तो ये वाला वेवलेंथ आएगा, ये वाला वेवलेंथ आएगा, इन दोनों के बीच में जो भी वेवलेंथ है वहां डार्कनेस होगा. उसी की वजह से थिन डार्क लाइन आ रहा है बिटवीन द टू कलर्स. सर मतलब हम लोगों को तो दो ही वेवलेंथ की लाइट दिखेगी ना, एक तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की और एक 12.1, बाकी तो बीच में पूरा ही डार्क होगा. हाँ, और भी है ना. होंगे ना, और भी होंगे ना. हाँ सर. ठीक है, तो अपन कहेंगे अब बैंड स्पेक्ट्रम की बात करते हैं. अब बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है? बैंड स्पेक्ट्रम इज लाइक दिस. इसमें ना कलर बैंड्स आते हैं. चलो देखते हैं कैसे. इसमें जो कलर्स होते हैं ना, एक कलर ऐसे होगा, तो दूसरा कलर ऐसे होगा. एक कलर ऐसे है तो दूसरा कलर ऐसे है. एक कलर ऐसे आएगा तो दूसरा कलर ऐसे आएगा. थर्ड कलर ऐसे आएगा. मतलब यहां पर मैं कलर को डिफरेंशिएट कर सकता हूं, लेकिन यहां वो कलर्स आपस में मर्ज हो जाते हैं. मतलब कलर का जो शेप है, जो एक कलर का शेप है, वो कोन के जैसे आ रहा है हर एक कलर का शेप. तो यहां तो मैं डिफरेंशिएट कर पा रहा हूं उसको प्रिज्म के पास, लेकिन जैसे जैसे वो इधर जाता है इधर वो मर्ज हो जाता है, तो मैं डिफरेंशिएट नहीं करता. तो इसको कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम. सो बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है? द कलर्स कैन बी डिफरेंशिएटेड. मतलब मैं लाइंस को, कलर को डिफरेंशिएट कर सकता हूं नियर द प्रिज्म, बट नॉट ऑन द फोटोग्राफी. So the colors can be differentiated near the prism, but not on photographic. ग्राफिक प्लेन. कलर जो होंगे उनका कोन शेप होता है. कलर्स हैव अ कोन शेप, है ना. ये सब कोन शेप. एग्जांपल लिखते हैं. मॉलिक्यूल्स हैव प्रॉपर्टी टू शो बैंड स्पेक्ट्रम. have property to show बैंड. लेकिन हमें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, मुझे सिर्फ इस पॉइंट से मतलब, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल थोड़ी पढ़ना है, मैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूँ. सो मॉलिक्यूल्स हैव अ प्रॉपर्टी टू शो द बैंड स्पेक्ट्रम. ये आपका स्पेक्ट्रम. अब मुझे थोड़ा सा पार्ट चाहिए था कि मुझे ये जानना था कि एटम्स हैव अ प्रॉपर्टी टू शो लेंथ. फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? तो फोटोग्राफिक प्लेट जिंक सल्फाइड से बना होता है, जो अपन ने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था, कि जिसपे लाइट फॉल करेगा तो एमिशन शो करेगा, है ना. जैसे अपन ने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल को इमिट करवाया. हाँ सर. ठीक है. अब अपन चेक करेंगे लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. तो पढ़ते हैं अपन लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है ना. तो विल राइट द लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. किसी का और कोई डाउट होगा तो पूछ. फोटोग्राफिक प्लेट था और किसी का कोई डाउट नहीं. ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं. So I will write that line emission spectrum of hydrogen. Of hydrogen. So the line emission spectrum of hydrogen atom की बात करते हैं. So in an experiment, इसको पहले एक्सपेरिमेंट की देखते हैं अपन. इन एन एक्सपेरिमेंट हमने हाइड्रोजन गैस को लिया एक ग्लास ट्यूब में,
the hydrogen gas is taken in a glass tube at low pressure. और इसको मैंने कैथोड एनोड बनाया, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, नेगेटिव पार्ट. There is a hydrogen gas at low pressure. At low pressure. प्रेशर अपन को पता है 10 की पावर -2 से 10 की पावर -4 लेते हैं, -4 एटमॉस्फेयर, इतना अपन को प्रेशर लेते हैं. तो जो गैस होगा इसमें, वो गैस व्हेन द अपन यहाँ पर व्हेन द पोटेंशियल इज अप्लाइड, जैसे अपन ने थॉमसन मॉडल में भी पढ़ा, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होगा. तो व्हेन द पोटेंशियल इज अप्लाइड, ना, वोल्टेज इज अप्लाइड. जब अपन वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जैसे अभी अपन एमिशन और एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे, अपन एमिशन की बात कर रहे हैं कि कैसे बना होगा, वो अब एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं अपन कि एमिशन कैसे बताया होगा. सो व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड, the H2 molecules converts to H atom, So जो H2 molecules होगा वो अपन कन्वर्ट कर देते हैं. H2 molecule will get converted into H atom. Then the H atom, by absorbing the energy obviously, and then hydrogen atom जो होगा, आयनाइज 2, आयनाइज मतलब उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आयनाइज 2 हाइड्रोजन है. Now the voltage is stopped. Voltage is stopped. Is stopped. तो जब अपन वोल्टेज को बंद करेंगे ना, हाँ हाँ हाँ, तुम लोग नहीं भी बोलोगे तब भी मुझे, मतलब मैं बार बार देखता रहता हूँ क्योंकि मैं देखता ही हूँ ना कि तुम लोग क्या दिख रहा होगा. So when the voltage is stopped, the electron which is excited will return to the ground state, return to the atom, to atom. तो अपन ने कहा कि भाई अच्छा, पहले आपने अपने पास हाइड्रोजन था, एक इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी दिया, ये H एटम है, एनर्जी दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब ऊपर ऐसे एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर चला, तो इसने एब्जॉर्ब किया एनर्जी, फिर वापस जूम हो गया. ठीक है. तो यार आज थोड़ा ज्यादा ही मतलब परेशान करना, कभी कभी हो जाओ. चलो तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जब अपन इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो एनर्जी लेके ये हायर शेल में चला, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर मतलब वो ऊपर आ. तो जैसे अपन लिखते हैं ना कि हाइड्रोजन विल गेट कन्वर्टेड इनटू, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एनर्जी लेके अपन ऐसे कर सकते हैं. H2 मॉलिक्यूल है तो ये H एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो H एटम होगा वो H प्लस साइन प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया. अब जब अपन वोल्टेज को स्टॉप कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर गया था, वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है कहाँ, उस फर्स्ट शेल. तो जब वो वापस आएगा फर्स्ट शेल में तो एनर्जी इमिट करेगा, ये एनर्जी इमिट करेगा. वो जब एनर्जी इमिट करता है तो उस एनर्जी को, ये इमिटेड एनर्जी है, वो ग्लास ट्यूब से, क्योंकि ये तो ग्लास ट्यूब है, तो ग्लास ट्यूब से वो बाहर एनर्जी इमिशन अपन को दिखेगा, ग्लास ट्यूब. तो वो एनर्जी जो इमिट करेगा ग्लास ट्यूब से, अपन वही एनर्जी को एक स्लिट से पास कर देंगे, मतलब एक बॉक्स में रखेंगे और एक छोटे से होल से पास कर देंगे उसी एनर्जी को.
एक छोटे से होल से पास कर दिया और इसको पास कर दिया एनर्जी को किससे, प्रिज्म। जब अपन ने इसको प्रिज्म से पास किया ना तो वी गेट डिफरेंट लाइंस। बोर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट आर दीज लाइंस। उसे सिर्फ एक एमिशन दिख रहा, उसे एक ही लाइन दिख रही थी बस, सारे लाइंस नहीं दिख रहे। तो उसने कहा कुछ तो एमिशन हो रहा है। नाउ द डिफरेंट साइंटिस्ट कैरी आउट द सेम एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट तो बोर ने किया, बाय बोर, बट ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि ये चल क्या रहा है, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रिज्म से पास कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग वन लाइन ऐसे, और वो चल क्या रहा है पूरा, उसको स्पेक्ट्रम नहीं दिख रहा। सर प्रिज्म से पहले कौन से मतलब वो जो आपने बनाया हो ना लाइन, वो क्या है, किससे पास करा उसने? ये प्रिज्म है ना, उससे पहले सर ये जो आपने लाइन बनाया हो ना वो। और उसको तो कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा। क्लोज्ड बॉक्स में लिख लो आप कि वो एमिशन कर रहा होगा तो इसको स्लिट बना दो। सर ताकि खाली एक लाइन जाए प्रिज्म में ना। हाँ, वो सिर्फ एक ही लाइन को देख पाए, और उस लाइन में भी बहुत सारे कलर्स मिसिंग थे, मतलब उसको दिख रहा होगा तो विजिबल रीजन में होगा, तो विबग्योर पूरा दिखना चाहिए, उसको विबग्योर पूरा नहीं दिख रहा था, उसको थोड़े ही लाइन दिख रहे थे। तो वो परेशान हो गया कि ये क्या है, उसने छोड़ दिया फिक्स करके, राइट। अब जरूरी थोड़ी है कि मतलब ऐसा स्लेट बताऊंगा, अपन तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैंने ग्लास ट्यूब को ना एक ऐसे एक बॉक्स में रखा और पूरा डार्क ऐसे कलर कर दिया, और बाद में फिर जो रेज इससे निकल रहा था उसको प्रिज्म से पास, ठीक। हमें तो एक बीम ऑफ लाइट चाहिए था जो ये इमिट करता है, जिसको अपन ने प्रिज्म से पास कर दिया। तो उसमें वैसे कुछ भी नहीं था कि अपन को स्लिट लिखना जरूरी है, कोई बात नहीं, वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, वैसे लिख सकते। तो इनमें से डिफरेंट साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड डिफरेंट लाइंस। जो फर्स्ट लाइन था दैट इज डिस्कवर्ड बाय लाइमन, तो अपन ने उसको लाइमन लाइन बोल दिया। जो सेकंड लाइन था दैट सेकंड लाइन इज डिस्कवर्ड बाय बाल्मर, तो अपन ने उसको बाल्मर लाइन। थर्ड लाइन इज डिस्कवर्ड बाय पैस्चन, तो अपन ने पैस्चन लाइन बोल दिया। फोर्थ लाइन इज डिस्कवर्ड बाय ब्रैकेट, है ना, तो ब्रैकेट बोल दिया। फिफ्थ लाइन इज डिस्कवर्ड बाय फंड, तो अपन ने इसको फंड लाइन बोल दिया। एंड द लास्ट लाइन इज डिस्कवर्ड बाय हम्फ्री, तो अपन ने उसको हम्फ्री बोल दिया। So the different lines are discovered by different scientists. इसमें से सिर्फ बाल्मर वाला लाइन ही विजिबल रीजन, दिस इज इन द विजिबल रीजन, मतलब जो अपन देख सकते हैं, बिकॉज दैट इज इन अ विजिबल रीजन। ये जो लाइमन लाइन है दैट इज इन यूवी रीजन, मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन, और जो ये लाइंस हैं ये सारे के सारे आईआर रीजन में, इंफ्रारेड रीजन। ये अपन को डिफरेंट साइंटिस्ट ने बताया कि दीज आर द लाइंस। Then the explanation about these lines was given by Balmer and Ritz. So we'll write that according to Balmer and Ritz, the wavelength of these lines can be calculated as, the wavelength of these lines can be calculated as तो दोनों ने बताया कि भाई इसका अगर वेवलेंथ अपन को कैलकुलेट करना है तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 by lambda will be equal to RH into Z square, 1 by N1 square minus 1 by N2 square, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। Where we can write that रिट्ज कौन है, तो रिट्ज भी एक साइंटिस्ट है जो मतलब बाल्मर का ही रिसर्च स्कॉलर था,
है ना, जैसे वो सबऑर्डिनेट टाइप काम नहीं करते, तो वो उस टाइप से, है ना, जैसे अपने अभी होता ना काफी सारे बुक्स, तो जो सबऑर्डिनेट, लेकिन बाद में वो जो है, लेकिन हाँ असिस्टेंट बोल दो आप, तो रिसर्च स्कॉलर था, असिस्टेंट नहीं बोलेंगे अपन, क्योंकि काफी सारा काम तो रिसर्च स्कॉलर ही करते हैं बेचारे, लेकिन उसमें नाम मिलता है, सर आरएच क्या है? उसमें नाम मिलता है उसको जिसका वो रिसर्च स्कॉलर या असिस्टेंट था। सर आरएच तो क्या है? इसमें अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द बाल्मर एंड रिट्ज द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइन कैन बी कैलकुलेटेड एज लाइक दिस। सर जो आपने लिखे हो उसमें आरएच क्या है? अरे भाई तुम लोग पढ़ाने तो दो, एक बार रुको तो थोड़ा सा, मतलब सारी चीजें, मतलब मुझे खुद भी पता है मुझे क्या बताना है, वेट तो करो, मतलब सारी चीजों के लिए मुझे तो N1 N2 क्या पहले ये भी बताओ, वो नहीं वो पता है तुमको क्या? 2 मिनट तो रुको, 2 मिनट, मुझे खुद भी टेंशन होता है, अब बच्चे क्या सोच रहे होंगे, अब बच्चे क्या सोच रहे होंगे, अभी तो फेस भी नहीं दिख रहा ना, फेस दिख रहा होता तो मुझे पता रहता है, वो फेस देख के बता दूंगा कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं, और फेस देख के बता दूंगा कि किसको पढ़ना है किसको नहीं, तो वो जब शक्ल भी नहीं दिख रही मैं करूँ क्या, राइट ना, तो बेटर है कि मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ भाई, थोड़ा सा आपको आराम से समझ में। तो पहले तो अपन ये लिखते हैं कि भाई z तो अपन को नहीं बताना है, वो एटॉमिक नंबर, z इज ऑलवेज एटॉमिक नंबर इन दिस चैप्टर, atomic number. RH is called that is a constant, है Rydberg constant, Rydberg constant, और इसका जो वैल्यू होगा, अब कांस्टेंट है तो फिक्स वैल्यू होगा 109678 इसका वैल्यू होता है, ये RH का वैल्यू होता है, उसको अपन कहेंगे Rydberg कांस्टेंट, तो ये इसका वैल्यू है Rydberg कांस्टेंट का। अब अपन कहेंगे N1 इज व्हाट इज N1, तो अपन कहेंगे N1 इज नंबर फॉर द लोअर शेल, अब ये शेल फिर आ गए, लोअर शेल ऑफ एटम, जिस एटम के लिए अपन पढ़ेंगे, तो अपन को पता है हाइड्रोजन में एक से ज्यादा शेल्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जहां से ड्रॉप कर रहा होगा, जिस शेल से ड्रॉप कर रहा होगा ग्राउंड मतलब फर्स्ट शेल तक, तो अलग अलग वेवलेंथ आएंगे, क्योंकि हर एक शेल का एनर्जी अलग अलग होता है, तो किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आपको बताना, तो बताऊंगा कोई प्रॉब्लम नहीं। और N2 होता है इज द नंबर फॉर द हायर शेल, ये नंबर फॉर द हायर शेल होगा। सो अगर मान लो अपन को ये गिवन है, जैसे थोड़ी देर पहले अपन एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे ना, एनर्जी से अपन ने वेवलेंथ कैलकुलेट किया था, लैम्डा इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई, तो अपन ने वैसे तो कैलकुलेट कर लिया था भाई कि अगर कोई शेल है अपने पास और उन शेल में अगर हाइड्रोजन एटम है, ये 1 2 3 4 अपन को एनर्जी पता था, तो अपन ने कहा था कि भाई -13.6 -3.4 -1.51 -0.85, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ड्रॉप करेगा तो वेवलेंथ बता सकते हैं कैसे, इन दोनों का डिफरेंस लो 12.75 है इज इक्वल टू 12400 डिवाइड बाय लैम्डा, लो हो गया लैम्डा, इस लैम्डा को आप ऐसे भी कैलकुलेट कैसे, n1 का वैल्यू नंबर फॉर द लोअर शेल, मतलब n1 का वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा, n2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, RH का वैल्यू फिक्स होता है, वो अपन को पता है, Z अपन को पता है कौन सा एटम है, तो Z पता चल जाएगा, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट, तो ये अपन को रिट्ज और बाल्मर ने कैलकुलेट करके बताया। तो अब RH कहां से आ गया, तो अपन कहेंगे RH रेडबर्ग कांस्टेंट है और इसका भी फॉर्मूला होता है, भाई इसका भी फॉर्मूला होगा और उसने कैलकुलेट करके बताया होगा तुमको, तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, तो इसमें अपन ने वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करना है तो ठीक है, आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट किया होगा RH, वो अपन बता सकते। तो इसमें अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी शेल से, अगर अब इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस अपन को पता है 12.75, ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए या यहां से यहां आए, एनर्जी एक्सचेंज उतना ही होगा, उसका वेवलेंथ फिक्स रहेगा, भाई इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा तब भी उतना है, लेकिन जब यहां से यहां आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, क्यों, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, लेकिन जब यहां से यहां जाएगा तो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी, ये दोनों डिफरेंस होगा, बाकी एनर्जी उतनी तो मतलब जो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा उसका वेवलेंथ वही होगा ना, वेवलेंथ से, ओके सर। ठीक है। अब अपन कहेंगे ठीक है सर,
ये सारा पार्ट आपने बताया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है आपने बताया। लेकिन ये RH वगैरह मतलब ये कैसे उसने कैलकुलेट किया था? उसने कुछ नया नहीं बताया। अपन ने जो यूज किया था ना वो फॉर्मूला, उसने उसी फॉर्मूले को एक्सपैंड करके, उसने उसी फॉर्मूले को सिर्फ एक्सपैंड करके इसका रिलेशन कोरिलेट कर दिया। तो अपन कहेंगे ठीक है, उसका रिलेशन कैलकुलेट कर लिया, तो अपन बता देंगे भाई कि ठीक है, उसका रिलेशन अपन को बताना है, तो वो एनर्जी के रिलेशन से अपन बता सकते हैं ये फॉर्मूला। तो अपन कहेंगे अगर दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट, इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एनर्जी emitted or absorbed, calculate the wavelength for energy emitted or absorbed। तो उसके लिए अपन इस फॉर्मूले को यूज करें और अपन कैलकुलेट करके बता, एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था, अपन एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं भाई कैसे अपन को बताना है और क्या बताना है। तो मान लेते हैं अपन को गिवन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन बोल सकते हैं अपन, क्योंकि एनर्जी रेडिएशन होंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम द थर्ड शेल टू सेकेंड शेल इन द, मेरी मर्जी अपन कहेंगे हीलियम, लो बताओ उनको पता है कैसे कैलकुलेट करता है वेवलेंथ? तो वैसे अपन को पता है, हीलियम आयन में थोड़ी देर पहले मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था डेल्टा ई लेके। अभी अपन डायरेक्टली फॉर्मूले से बता सकते हैं वेवलेंथ, तो अपन और डेल्टा ई लेके भी बता सकते हैं, इससे भी बता सकते हैं, दोनों से आंसर सेम है। तो अपन क्या करेंगे, आंसर में अपन लिखेंगे भाई देख, z विल बी इक्वल टू 2, बताने की जरूरत नहीं। n1 विल बी इक्वल टू लोअर शेल का नंबर, वो सेकंड शेल आपने दे रखा है, तो अपन कहेंगे 2। और n2 का वैल्यू मतलब हायर शेल का नंबर इज 3, वो आपने दे रखा है। लैम्डा मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये ठीक है भाई, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH। मैं ना सारे कैलकुलेशन अपन MKS वैल्यू में करें, तो क्या तुम ये बता सकते हो मुझे कि MKS वैल्यू में इसकी एनर्जी क्या होगी? मान लेते हैं अपन ने RH ऐसे लिखा है 1.09, ये वैल्यू काफी छोटा है तो उसको छोड़ देते हैं, 10 की पावर 5 पर सेंटीमीटर, वो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक ही जाते हैं अपन कैलकुलेशन, और ज्यादा होगा तो इसको 1.1 ही करके कैलकुलेशन कर देंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 1 पॉइंट, क्योंकि फिर 6 7 8 भी है ना, 9 के बाद और भी है ना, तो अपन इसको 1.1 लिखेंगे तो ऐसे कर लेंगे तो और भी अच्छा होगा कैलकुलेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, अपन को जल्दी कैलकुलेशन। ये पर सेंटीमीटर है मैं इसको मीटर्स में लिखना चाहता हूँ, क्या लिखूं, क्या करूं बताओ? सर 100 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं RH का वैल्यू क्या लिखूं, 1.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। 7 लिखेंगे। अच्छा अब देखो, सर वो पर सेंटीमीटर इसलिए 100 से मल्टीप्लाई हाँ होगा। हाँ हाँ, समझे ना, समझ गया? RH अपन को गिवन था, अब अपन को पर सेंटीमीटर गिवन है, x ले लिया मैंने उस वैल्यू को, है तो अपन को पर सेंटीमीटर गिवन है, तो आप लिखोगे x डिवाइड बाय सेंटीमीटर लिखोगे, तो x डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्ट करोगे मीटर्स में? डिवाइड बाय 100 से, तो आप कहोगे सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 लिखोगे ना, तो ये मीटर बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, ये x और 100 ऊपर जाएगा तो आप क्या कर लोगे उसको इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर मीटर। किसी को डाउट है तो बोलो, कोई डाउट नहीं ना, राइट? तो चलो अपन फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने आपसे हमेशा कहा कि अपन कैलकुलेशन MKS वैल्यू में ही करेंगे, कैलकुलेशन सारे अपन MKS वैल्यू में करेंगे। तो RH इंटू जेड स्क्वायर
1/n1² माइनस 1/n2। ठीक है भाई। तो अब अपन क्या करेंगे, कभी भी मतलब अपन ज्यादा कैलकुलेशन से अवॉइड बचने के लिए अपन ऐसे करेंगे 1/RH। RH अपन हमेशा लास्ट में ही सब्स्टिट्यूट किया। तो z क्या है अपने पास 2, तो 2² मतलब हो गया 4, 4 और 1/n1 का वैल्यू 2 मतलब 4 माइनस 1/3 मतलब 9, ये आ गया। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 9 - 4 मतलब अपने पास आएगा 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 4 इंटू आ जाएगा अपने पास 5/4 इंटू 9। ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कैलकुलेट करेंगे लैम्डा। 1/λ इज इक्वल टू हो गया RH इंटू 5/9। तो अपन लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू दैट इज 9/5 इंटू RH। ऐसे लिख देंगे अपन। अब अपन सब्स्टिट्यूट कर लेंगे RH को, थोड़ा इजी हो जाएगा। 9/5 इंटू 1.1 इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 टू द पावर ऑफ 7। ये अपन को RH पता है, वो पर मीटर में अभी बताया। तो ठीक है भाई, लिख देते हैं 9/5.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7। देखो भाई कितना आया, 9/5.5 कितना आएगा, कितना आएगा 9/5.5 1.90/55 हो गया इंटू 10 के पावर माइनस 7। तो 1 पॉइंट, तो 55 का मतलब 35 जीरो कितना आया 6363 63 हाँ सर। इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7। लो भाई ये आ गया, अपन ने ये मीटर्स में लिया तो अपन को मीटर्स में आ गया, ये पर मीटर में लिया था तो ये मीटर्स में ये वेवलेंथ था। किसी को डाउट है तो बोलो। अगर मैं तुमसे उस वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम यूनिट में पूछूंगा तो कितना लिखोगे? अगर उस वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम यूनिट में बोलूंगा तो कितना लिखोगे? सर इंटू 10⁻⁻10 इंटू तो 10⁻⁻10 कर देंगे। तो मैं ऐसे कर दूं 1630 एंगस्ट्रॉम। हाँ सर। अच्छा देख, ऐसे भी कर सकते हैं अपन को पता है एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो 10 की पावर माइनस 10 को यूज करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1.63 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 के, तो दोनों तरफ ऐसे करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस वाले को 10 की पावर माइनस 10 निकाल देते हैं, तो मेरे पास 1.63 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय इसको यूज करके मैं 10 की पावर माइनस 10 लिख, माइनस 10 क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 होता है ना। तो इसको एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट लिख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1630 एंगस्ट्रॉम लिख दिया। वरना फिर अपन एक काम और कर सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर आप लिख सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू दिस मच मीटर। तो बताओ इतना मीटर कितना होगा, कितना एंगस्ट्रॉम यूनिट, कैलकुलेट करके बता दो, वो भी एक ही बात है, नहीं लिखा दोनों में से कुछ भी लिखते है ना। 10 पावर -7 को 10 पावर -10 एंड 10 क्यूब भी लिख सकते हैं। जो मर्जी चाहे लिखो, जो मर्जी चाहे लिखो कैलकुलेशंस में, आंसर गलत नहीं होना चाहिए बस, मतलब उसमें एक लॉजिक टाइप होना चाहिए, अपन जब भी पढ़ेंगे तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए, मेरा मतलब। ठीक है, मैंने आपको एग्जैक्टली बताया क्या क्या पार्ट होगा उसमें अपन बता सकते हैं। अगर आप एनर्जी से भी कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर है, डेल्टा ई। अगर आप एनर्जी से भी कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर आपका यही है, चेक कर लो उसमें। जैसे अपन कहेंगे सर मेरी मर्जी मैं तो ऐसे करूंगा, आपने दे तो रखा है एनर्जी फॉर्म, तो एक बार चेक करें अपन एनर्जी फॉर्मूला, मतलब चेक करेंगे तो उसमें ना वो ज्यादा इजी है इससे, इसलिए मैं इसको ज्यादा मतलब आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, लेकिन बताना तो पड़ेगा आपको कि ये कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो। देखो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ,
डेल्टा E इज इक्वल टू होगा E3 माइनस E2, ये हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू एन स्क्वायर दैट इज जेड स्क्वायर बाय एन, और ये हो जाएगा फिर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय ये E3 और ये E2 इंटू स्क्वायर। अब इसको पता ये 3 हायर शेल था तो 2 कर देते हैं, लोअर शेल को 1 कर देते हैं, लोअर शेल को 1 कर लेते हैं। अब देखना ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, जेड स्क्वायर और 13.6 को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास बचा क्या, बचा ना अपने पास। तो मैंने क्या किया, इसको 13.6 लिख के z अपन को पता है 2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, मेरे पास आया 13.6 इंटू कैलकुलेशन किया तो 5/9। अब देखो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपको सिर्फ वेवलेंथ बताना है एंगस्ट्रॉम में, बता दो, ये लो आपको पता तो डेल्टा E इज इक्वल टू होता है 12400 डिवाइड बाय लैम्डा, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय कितना आया अपने पास 13.6 इंटू 5 इंटू 9, ले भाई आंसर। चल कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आ रहा अपने पास, ऑलमोस्ट नियरली उतना ही आएगा जितना आपने मुझे वहां बताया 90/5 में। 90 डिवाइड बाय 55 आपने बताया था 163,6, तो इसको भी अगर आप कैलकुलेट करोगे देखो भाई कितना आ रहा है 12400, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और डिवाइड करेंगे 13.6 और 5 से, 164 आ रहा है। वो इधर राउंड ऑफ करने के लिए ना, ये अपने पास 1636 आ रहा था, ये अपने पास 164 आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू 1640। लो बेटा आंसर आ गया, थोड़ा सा राउंड ऑफ हुआ लेकिन आंसर नियरली उतना ही आ गया। आप क्वेश्चन किसी से भी सॉल्व करो भाई, ये सारा पार्ट जो ट्रांजिशन है ना, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है एक शेल से दूसरे शेल में, आप वेवलेंथ जो बता रहे हो वो पहले हम एनर्जी से कैलकुलेट कर चुके, तो ये एनर्जी के फॉर्मूले से ही उन्होंने ये बनाया रेडबर्ग कांस्टेंट, और रेडबर्ग ने एक नया कांस्टेंट डाल दिया, चलो रेडबर्ग कांस्टेंट कोई नया नहीं था। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट दैट कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन शेल को चेंज करेगा तो कैसे में क्या चेंजेस आएंगे। अब जो मैंने आज पढ़ाया ना, इसमें अपन कैलकुलेशन तो कर सकते हैं लेकिन एप्लीकेशन के अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन के अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको करना थोड़ा बाकी है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, डीपीपी होमवर्क में दे देता हूँ। कितना डीपीपी हो गए अपने? 5 हो गए। तो अब आपका होमवर्क डीपीपी नंबर 6 है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी बचा हुआ है, उसमें काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है एप्लीकेशन, तो वो अपना बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो फिर अपना स्पेक्ट्रम वाला पार्ट खत्म, ठीक है। तो बाय सर, अभी इतना ही पढ़ते हैं और फिर बाय हो जाए, क्योंकि टाइम तुम्हारा हो गया। इसके बाद भी कोई क्लास है तुम्हारी? हाँ सर।